नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आज आपके सामने एक ऐसे युद्ध का वर्णन करूंगा जो भारतीय राजनीति में, मध्यकालीन भारतीय राजनीति में अपना अहम रोल रखता है। उस युद्ध का नाम है खानवा का युद्ध, जो कि 17 मार्च 1527 को हुआ। ये युद्ध होता है राणा सांगा और बाबर, मुगल साम्राज्य का संस्थापक था बाबर, उसके बीच ये युद्ध होता है। युद्ध तो बहुत हुए, जैसे इससे जस्ट पहले 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें बाबर दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराता है और युद्ध में मार देता है। उससे दिल्ली की सत्ता तो मिल जाती है बाबर को, लेकिन उत्तर भारत या पूरे भारत का एक ओरिजिनल में जो कब्जा है वो नहीं मिल पाता। उसका कारण है ये चित्तौड़ का शासक राणा सांगा, जो उस टाइम में बहुत पावरफुल था। पूरा राजस्थान इनके अंडर में था और यहाँ तक कि इनकी सीमाएं जो हरियाणा दिल्ली के बॉर्डर के इलाकों तक जाती थी। तो बाबर का युद्ध राणा सांगा से होना निश्चित हो गया था, क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। वही वाली बात है कि आप दो शक्तिशाली शासकों को एक जगह शासन करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। तो बाबर का राणा सांगा से, राणा सांगर का बाबर से युद्ध होना निश्चित हो गया। मैं आपको बताता हूँ, खानवा के युद्ध से जस्ट पहले एक युद्ध होता है बयाना का युद्ध। बयाना भरतपुर में बयाना का युद्ध होता है, ये 1 महीने पहले। और इस युद्ध में राणा सांगा ने बाबर को क्या धोया है, भगा भगा के धोया है। बाबर की सेना दूर दूर तक दिखी नहीं, कहाँ गई? दिल्ली छोड़ के अपने वापस अफगानिस्तान वाले रास्ते निकल ली। जब ये सेना वापस जाती है और बाबर के मार खाए हुए सैनिक राणा सांगा की सेना का इतना यशोगान करते हैं, इतनी प्रशंसा करते हैं कि आप पूछो मत कि क्या लड़े सांगा के सैनिक। वास्तव में बहुत जोरदार सांगा के जो राजस्थानी सैनिक थे, क्या लड़े, मज़ा आ गया। बाबर लेकिन 1 महीने बाद ही वापस आता है। तारीख रहती है 17 मार्च 1527, जब बाबर वापस आता है। युद्ध होता है खानवा एक जगह है भरतपुर में, उसका युद्ध होता है 17 मार्च 1527 ईस्वी। लेकिन युद्ध होने से पहले कुछ ऐसी घटनाएं होती है कि बाबर को कुछ ज्योतिषी कहते हैं कि आप जीतोगे नहीं खानवा के युद्ध में। तो बाबर थोड़ा सा आशंकित हो जाता है और बाबर की सेना भी आशंकित हो जाती है। आप जिस सेना पहले एक बार तो कूटीजिए जोरदार, फिर कहते हो आप उसी सेना को और उसी सेना के सामने जाके लड़ो, तो वो सेना का आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस तो वैसे ही डाउन है, कॉन्फिडेंस लेवल, तो लड़ने के लिए आप कैसे प्रेरित करोगे? तो सैनिकों ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई हम नहीं लड़ेंगे इस सेना के सामने। और राणा सांगा की सेना की सबसे बड़ी खासियत थी कि राणा सांगा के सैनिक बहुत ज़्यादा थे और बाबर के सैनिक बहुत कम थे संख्या में। आप कहोगे ऐसा कैसे? तो राणा सांगा के साथ पूरा राजस्थान के सैनिक थे। जैसे जोधपुर रियासत के हो गए, जोधपुर रियासत से राव मालदेव आया था अपनी सेना लेके, बीकानेर रियासत वाले हो गए, जयपुर वाले हो गए, भरतपुर, अलवर, धौलपुर, शेखावाटी वाले हो गए, जैसलमेर वाले हो गए, चित्तौड़ वाले तो है ही हैं। जब बाबर के सैनिक युद्ध लड़ने के लिए मना कर देते हैं तो बाबर जोश में आ जाता। बाबर ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि युद्ध ना हो, युद्ध तो होके रहेगा। बाबर एक ओजस्वी भाषण देता, बहुत जोरदार। बाबर एक ऊंचे मंच पे खड़ा हो जाता है, नीचे उसकी सेना रहती है और बाबर कहता है कि आप लोगों को युद्ध में नहीं आना, मत आओ। लेकिन ये बाबर अकेला युद्ध लड़ने जाएगा और अकेला राणा सांगा की सेना के सामने युद्ध लड़ेगा। बाबर ने जब ऐसा कहा तो सैनिकों पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। सैनिकों ने कहा चले जाना, ये तो लड़ने जाना ही तो है, जाके आ जाना, युद्ध का क्या आ जाना। राणा सांगा ने पहले गजब मारा था, इस बार फिर मारेगा। बाबर के समझ में नहीं आया करे क्या। तो बाबर ने क्या किया, वहां पे एक जिहाद का नारा दिया। जिहाद का मतलब क्या होता है? जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध, कि इस्लाम आहुति मांग रहा है अभी। बाबर ने अपने सैनिकों को कहा कि ये युद्ध मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा, मेरे साम्राज्य के लिए नहीं लड़ रहा, मेरे बेटे पोतों के लिए नहीं लड़ रहा,
ये युद्ध मैं इस्लाम की खातिर लड़ रहा हूँ। मेरे अल्लाह ताला ने कहा है कि पूरी दुनिया पे पर्वत पठार, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब जगह इस्लाम का झंडा फहराना चाहिए। तो मैं मेरे लिए युद्ध नहीं लड़ रहा, ये युद्ध लड़ रहा हूँ मैं इस्लाम के लिए, इस्लाम को बुलंदियों पे पहुंचाने के लिए। सैनिकों ने कहा बहुत बढ़िया बात है, लड़ो, आप अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए लड़ रहे हो लेकिन कह रहे हो इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, कि ठीक है अच्छी बात है, लड़ो आप इस्लाम के लिए। जब सैनिक फिर भी नहीं माने कि कैसे सैनिकों को तैयार किया जाए, तो उनमें से एक सैनिक ने कह दिया, बाबर की सबसे बड़ी गलती क्या थी, बाबर एक नंबर का नशेड़ी था, बाबर दारू पीता था। बाबर की एक बुक है बाबरनामा, उस बाबरनामा में बाबर हर पेज पे अपनी तारीफें करता है दारू की, कि सुबह उठ के दारू पी ली, दिन को दारू पी ली, शाम को दारू पी ली। जबकि इस्लाम ये कहता है कि आप दारू पीना हराम है, आप दारू नहीं पियोगे। एक सच्चा इस्लामी, सच्चा मुसलमान होता है वो दारू नहीं पीता है। दारू को नशा बताया गया और दारू पीना भी नहीं चाहिए। दारू बहुत ख़राब चीज़ है भाई, नहीं पीना चाहिए। दारू पीने वाले के या तो घर देख लो या पी के देख लो, ये निश्चित सी बात, सीधी सी बात है। पियक्कड़ों की ज़िंदगी देख लो आप या उनके घर देख लो, घर ख़त्म है उनके, बिल्कुल ख़त्म। तो जब बाबर को एक सैनिक ने कहा आप इतने बड़े पियक्कड़ हो, खुद इस्लाम को नहीं मानते और यहाँ इस्लाम के बड़े बड़े कशीदे पढ़ रहे हो, शर्म नहीं आती आपको? तो भाई बाबर जोश में आ गया। बाबर ने कहा, बाबर के हाथ में पैक था, पैक लेके कोई आदमी इतनी अच्छी बातें कर सकता है, बिना पिए नहीं कर सकता। तो भाई बाबर ने उस पैक को फेंका ऐसा कि ना, मैं ये कसम खाता हूँ जहीरुद्दीन बाबर कि आज के बाद शराब के हाथ नहीं लगाऊंगा। इतना कहते ही सैनिकों में जोश भर गया भाई। जो सैनिक युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे, उन सैनिकों ने बाबर के जिहाद के नारे और शराब नहीं पीने के उस कसम के ऊपर युद्ध लड़ने के लिए हामी भर दी। अगले ही पल 17 मार्च 1527 को खानवा का मैदान है भरतपुर के अंदर, वहाँ बाबर की सेना और राणा सांगा की सेना दोनों आमने सामने होती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बाबर की सेना में सैनिक कम थे, जबकि राणा सांगा की सेना में सैनिक बहुत अधिक थे। होता क्या था, पहले धर्म युद्ध होते थे, एक सैनिक से एक सैनिक लड़ता था, राजा से राजा लड़ता था, दूसरा कोई बीच में नहीं आता था। तो इधर से उधर सैनिक लड़ रहे थे। तो राणा सांगा को या सीधा सा ही पता था कि अपन तो जीतने वाले हैं, कन्फर्म बात है ये तो। लेकिन हो इससे उल्टा जाता है। जब युद्ध खत्म होता है तो राणा सांगा मूर्छित होकर, बेहोश होकर गिर जाता है, चोटिल हो जाता है बहुत जोरदार, और बाबर युद्ध जीत जाता है और बाबर गाजी की उपाधि धारण करता है। बाबर कौन सी उपाधि धारण करता है? गाजी की उपाधि। अब युद्ध में ऐसा क्या हो गया सारा समझ में नहीं आया, जिसकी सेना ज़्यादा, जो खुद एक खतरनाक सैनिक, राणा सांगा के शरीर पे 80 घाव थे। दुनिया का एकमात्र ऐसा योद्धा जिसकी एक आंख नहीं, एक हाथ नहीं, एक पैर नहीं और शरीर पे 80 घाव, उसके बावजूद युद्ध लड़ रहा है। जब भी युद्ध लड़ने के लिए मैदान में आता है तो बाबर का दिमाग खराब हो जाता है कि ऐसा आदमी युद्ध लड़ने के लिए आया तो ये तो अपनी जान हथेली पे रखे है, कफन बांध के आया, मरने मारने के लिए तैयार है, इसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो ये युद्ध अपनी पूरी ताकत से लड़ेगा। होता भी यही है, राणा सांगा पूरी ताकत से लड़ते हैं। लेकिन जब बयाना का युद्ध बाबर हारता है ना, तो वो अपनी कुछ चेंजेस करता है। क्या चेंज करता है देखना आप। एक तो वो तोपों का प्रयोग करता है, बड़ी बड़ी भारी भारी तोपें लेके आता है। एक तोप का गोला चलाया और राणा सांगा की सैनिक 1000 सैनिक खत्म। दूसरा तोप का गोला चलाया, फिर 1000 सैनिक खत्म। जब राणा सांगा की सेना में बीच मैदान में, युद्ध के मैदान में जब तोप के गोले आके गिरते हैं तो राणा सांगा की सेना इधर उधर भगने लग जाती है कि ये हो क्या गया, समझ नहीं आ रहा सिस्टम क्या चल रहा है। ऊपर से आग का गोला आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई सूरज आज ही गिरने वाला है, अपने छोटे छोटे टुकड़े फेंक रहा है नीचे।
उससे पहले गलती हमारे सैनिकों की नहीं थी, हमारे सैनिकों ने कभी देखा ही नहीं उससे पहले तोप क्या होती है, बंदूक क्या होती है, बंदूक से गोली चल रही धमाधम, ढाई ढाई गोली चल रही, देखा ही नहीं। तो देखा नहीं तो वहाँ एकदम से आप देखोगे तो आप कन्फर्म है हैरत में पड़ोगे आप। तो सांगा की सेना, आधी सेना तो ऐसे ही नष्ट हो गई, सीधे तोप के गोले आए और आग बरसने लगी उस खानवा के मैदान में। पहला प्रयोग तो तोप का था। दूसरा यह था कि तुलुगमा युद्ध पद्धति अपनाई उसने। तुलुगमा युद्ध पद्धति उज्बेकिस्तान के वहाँ से निकली हुई है, वहाँ वाले लोग ही अपनाते थे। तो सबसे पहले भारत में तुलुगमा युद्ध पद्धति बाबर लेके आया था और बाबर ने इसी युद्ध में अपनाई। इस तुलुगमा युद्ध पद्धति में क्या होता है कि सेना आमने सामने खड़ी, तो सेना के आमने सामने से युद्ध नहीं होता। आमने सामने से तो दिखावे के नाम पे सैनिक आते हैं, सैनिक इधर से पीछे से होके आते हैं और तीन ओर से घेर के मारते हैं। दो ओर हो गई, एक तीन ओर सामने वाली ओर, तो तीन ओर से घेर के मारते हैं तुलुगमा युद्ध पद्धति में। एक सैनिक को अगर आप तीन लोग मारोगे तो ये कहाँ का युद्ध है। लेकिन अब चाणक्य की नीति है साम दाम दंड भेद, आपको युद्ध जीतना है तो ये युद्ध अगर जीतना है तो आप कोई सी भी नीति अपना लो, सीधी सी बात है। तुलुगमा युद्ध पद्धति ने बहुत नुकसान पहुंचाया। उससे पहले क्या होता आया था, धर्म युद्ध में ये होता आया था कि एक सैनिक से एक सैनिक युद्ध लड़ेगा, घोड़े से घोड़े वाला युद्ध लड़ेगा, पैदल सैनिक से पैदल युद्ध लड़ेगा, राजा से राजा लड़ेगा, सेनापति से सेनापति लड़ेगा। लेकिन इस युद्ध में, खानवा के युद्ध में मामला उल्टा हो गया। कौन किससे लड़ रहा पता ही नहीं चल रहा। बाबर की सेना धमाधम जो जिसके आ रहा सामने उठा पटक मार रहा है। एक सैनिक, तोपों ने पहले ही सेना कम कर दी सांगा की, उसके बाद और ऐसे तीन तीन सैनिक आके एक को मारेंगे तो गड़बड़ तो होनी है। ये तुलुगमा युद्ध पद्धति, इसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसके अलावा सबसे बड़ा नुकसान ये हो गया कि राणा सांगा युद्ध के मैदान में बहुत जल्दी आ गया। राणा सांगा बीच मैदान में चला गया। होता भी यही है कि सीधी सी बात है, अगर किसी राजा की, किसी शासक की, सेनापति की सेना ताश के पत्तों की तरफ बिखर रही है, सेना इधर उधर भगने लग गई, तो उसको रोकने के लिए सेना के शासक, राजा को, सेनापति को बीच मैदान में आना ही पड़ेगा। अब राणा सांगा को बीच में, राणा सांगा अपने हाथी सहित बीच मैदान में आ गया। जब राणा सांगा बीच मैदान में आता है तो ये तुलुगमा पद्धति क्या कह रही थी, राणा सांगा को चारों तरफ से घेर लिया। बाबर तो सामने है ही नहीं, बाबर तो पीछे बैठ के गाइड कर रहा है और राणा सांगा युद्ध के मैदान में कूद गया। तो राणा सांगा के चारों तरफ से तीर भाले बंदूकों की बौछार होने लगी। तो राणा सांगा के एक तीर आके सिर में लगा, आंख में लगा और राणा सांगा बेहोश होकर वहीं गिर गया। अब जिस सेना का राजा खत्म हो गया या गिर गया, बेहोश हो गया, वो सेना फिर किसी की नहीं होती, वो सेना फिर भगने लग जाती इधर उधर। और हुआ भी यही, वो सेना इधर उधर भगने लगी। अब मेवाड़ में ये सिस्टम था कि अगर राजा युद्ध मैदान में ख़त्म हो गया या गिर गया घोड़े से या हाथी से गिर गया, बेहोश हो गया, तो उसकी जगह सादड़ी, चित्तौड़ के पास में सादड़ी एक जगह है, वहाँ के शासक हुआ करते थे झाला। तो झाला में से कोई एक युद्ध के अंदर, चलते युद्ध में आता और राणा का मुकुट पहनता और खुद युद्ध की बागडोर संभालता। तो हुआ भी यही, राणा सांगा की जगह एक सेनापति था झाला अज्जा। झाला अज्जा युद्ध के मैदान में आता और युद्ध करता है। लेकिन जिस सेना का सेनापति खत्म हो गया, शासक खत्म हो गया, शासक खत्म तो नहीं हुआ लेकिन बेहोश हो गया, सेना को तोपों ने भारी क्षति पहुंचा दी, वो सेनापति कितनी देर तक युद्ध लड़ता। तो झाला अज्जा, थोड़ी सी देर के अंदर झाला अज्जा को इन्होंने काम में ले लिया। झाला अज्जा भी शहीद और मुकुट नीचे गिर गया। और इतना सुनते ही फिर सेना गायब, सेना भग गई मैदान छोड़ के। और बाबर ने लगा दिए अपने इंशाअल्लाह, अल्लाह अकबर के नारे, और उस नारे से वो सेना का दिल्ली पे शासन फिक्स हो गया। इस युद्ध ने कोई इतना बड़ा रोल किया हो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस युद्ध ने ये डिसाइड कर दिया, खानवा के युद्ध ने, कि अब बाबर, मुगल साम्राज्य दिल्ली की सत्ता से बाहर जाने वाला नहीं है। इस युद्ध का महत्व बहुत बड़ा था, छोटा सा युद्ध था, लेकिन इस युद्ध ने ये डिसाइड कर दिया कि अब बाबर के वंशज 200, 300, 400 सालों तक भारत से बाहर जाने वाले नहीं है। अगर इस युद्ध में राणा सांगा जीतता तो भारत की पृष्ठभूमि आज कुछ अलग होती। भारत मुगलों का गुलाम ही कहिए आप,
मुगलों का गुलाम नहीं रहता 300 200 300 सालों तक। और जब अंग्रेज आए तो भारत के अंदर कमज़ोर मुगल शासक थे, उनकी वजह से अंग्रेज़ों को भारत में एंट्री करने का मौका मिल गया। अगर उस टाइम बाबर हार जाता तो ये लोग वापस चले जाते अपने अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, उधर से इराक, ईरान जहाँ से आए थे, और भारत जो अपना था वो सेफ बचा रहता। खैर नियति को कौन टाल सकता, जो युद्ध होना था, जीतना था, वो तो होना ही है। ये खानवा का युद्ध था बाबर राणा सांगा के बीच में। आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताएं। और आपको कोई युद्ध पढ़ना हो, कौन सा युद्ध समझ में नहीं आया हो, तो आपका भाई बनवारी लाल नायक आपको ये युद्ध ज़रूर समझाएगा। आप बस कमेंट्स बॉक्स में लिखना। इसी के साथ अब मैं आपसे विदा होना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।